मेरा नाम अनुराग है और आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है यूपी ट्रिपल एस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में ये घोषणा करी गई है कि पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के फॉर्म 14 मई से भरे जाएंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर हम बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अगर हम एज की बात करें तो ये 18 से 40 ईयर्स, 43 ईयर्स, 45 ईयर्स तक अलाउ है। लेकिन 18 टू 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी रिजर्वेशन के जो रूल होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन रूल्स हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हैं। और अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अन्य इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 160 के समथिंग जनरल कैटेगरी के लिए इसका शुल्क है। अन्य कैटेगरी के लिए इसी प्रकार से शुल्क दिए गए हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सारा कुछ आप नोटिफिकेशन में इजीली देख सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन रूप से कि आखिर क्या हो ऐसी रणनीति जिसके द्वारा हम इस पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। उत्तर प्रदेश में समूह ग की जो भर्तियां होती हैं, समूह ग की भर्तियों के लिए ये एक एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाता है। समूह ग में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट्स जिसे हम कनिष्ठ सहायक कहते हैं, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। इस प्रकार की बहुत सारी भर्तियां जो समूह ग के दायरे में आती हैं, उन सारी भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस समय द्विस्तरीय परीक्षा रखी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इस द्विस्तरीय परीक्षा में यदि हम पेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि एक मात्र एक अर्हता परीक्षा है, तभी हम इन परीक्षाओं के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, अगर प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में हम गौर से देखें तो जैसा कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन है और पूर्व के वर्षों में होता भी आया है कि जो हमारा पेट एग्जामिनेशन होता है इसमें 100 मार्क्स का होता है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इस 100 मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली 15 सेक्शन आते हैं। इन 100 मार्क्स में आप ये 15 सेक्शन आते हैं। अब इन 15 सेक्शन कौन कौन से हैं आप इधर देख पा रहे हैं, ये सारे 15 सेक्शन, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे 15 सेक्शन में पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। बगल में इन सभी के मार्क्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिलेबस को इसी तरीके से डिजाइन किया है और उन्होंने इसे स्पेसिफाई किया है कि भारतीय इतिहास 5 अंक का, यानी जो भारतीय इतिहास का सेक्शन है इसमें से वह सिर्फ 5 अंक का ही प्रश्न पूछेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सिर्फ 5 अंक का प्रश्न पूछेंगे, भूगोल से भी वो 5 अंक का प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार से इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं। नीचे आप देखते हैं करंट अफेयर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जागरूकता से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने स्पेसिफाई किया और इस प्रकार से ये टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पर मुख्य मुख्य बातों का डिस्कस करेंगे। 100 मार्क्स है और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर हम इसको डिस्कस अगर कर लें
तो जिस प्रकार से हमारे सिलेबस में दिया गया है हम उसी हिसाब से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर 15 सेक्शन हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं अभी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 15 सेक्शन हैं, यानी कि 100 मार्क्स जो कवर होंगे, यानी 100 क्वेश्चंस जो कवर होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे वह 15 सेक्शन में डिवाइड किए जा सकते हैं। आइए फर्दर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इन्हें मुख्यतः 15 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन की संख्या 100 है और इन्हें 15 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 15 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इन्हें 15 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब इन 15 सेक्शन में हमारे सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। अब यहाँ पर हम मेन फोकस ये रहेगा हमारा, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन 15 सेक्शन को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम इस बार की होने वाली प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को पूर्ण रूपेण क्वालिफाई कर सकें। अब देखिए, बेसिक बातों का सब डिस्कशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा, पर उससे पहले आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आपको यहाँ पे जब आप ये सिलेबस देख रहे हैं कि कौन सा कंटेंट आएगा और कितने नंबर का आएगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे सिलेबस में 5 टॉपिक ऐसे हैं हमारे सिलेबस में। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे हमारे सिलेबस में अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन 5 अंक और 10 अंक के रूप में किया गया है। इसमें से आप ये ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो 10 नंबर का है। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का अगर आप देखेंगे तो वो भी 10 मार्क्स का है। हिंदी का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो भी 10 नंबर का है। और अगर आप ग्राफ का सेक्शन देखेंगे तो वो भी 10 मार्क्स का है। और अगर आप टेबल यानी कि तालिका का सेक्शन देखेंगे, अगर आप टेबल, या मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप तालिका के सेक्शन को देखेंगे तो वो भी 10 मार्क्स का है। बाकी सारे मार्क्स, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको 15 सेक्शन बताए, जिसमें से ये टोटल जो 1 2 3 4 5 सेक्शन हैं, ये 5 सेक्शन मायने रखते हैं 50 मार्क्स के, यानी ये 5 सेक्शन 50 मार्क्स के हैं, बचे हुए 5 सेक्शन 50 मार्क्स के हैं। और इस प्रकार से ये 100 मार्क डिवाइड होते हैं। यानी इस 100 मार्क में आप ये देख सकते हैं 5 सेक्शन इज इक्वल टू 50 और बचे हुए 10 सेक्शन इज इक्वल टू 50, और इन दोनों का जोड़ जो होता है वो 100 मार्क्स होता है। ठीक है, आप यहाँ क्लियरली समझ रहे हैं। अब देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब हम तैयारी करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारी स्कूल एजुकेशन के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो इस दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे कहें या अमूमन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं या सभी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। जैसे किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, किसी का हिंदी अच्छा होगा, किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा और किसी का सोशल स्टडी अच्छा होगा। देखिए, मुख्यतः मैंने ये 5 विषय इसीलिए यहाँ पर मेंशन किए हैं क्योंकि मुख्य रूप से हम ये 5 विषय ही पढ़ते हैं। सोशल हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मैंने इन तीनों को इसमें शामिल कर दिया। तो हमारी स्कूल एजुकेशन और आफ्टर दैट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो इन सारे विषयों में ही हम मुख्यतः अपने आगे की पढ़ाई को जारी करते हैं। अब देखिए है क्या कि इनमें से
प्रत्येक विद्यार्थी का कोई ना कोई विषय अच्छा होता है, किसी के सारे अच्छे होते हैं, किसी के एक दो अच्छे होते हैं, एटलीस्ट एक तो किसी का अच्छा ही होता है। अब देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया है अभी आप समझ जाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, सपोज करिए हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि ये 5 सेक्शन 50 नंबर के हैं। तो अब इन 5 सेक्शन में जैसे टेबल का सेक्शन है 10 नंबर का, अगर मैथ अच्छी है, ग्राफ का सेक्शन है 10 नंबर का, अगर मैथ अच्छी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ को लेकर थोड़ा सा भय होता है, तो वो जाहिर सी बात है वो इन 2 सेक्शन में कुछ नहीं कर पाते हैं, और इन 2 सेक्शन में अमूमन वो 2, 4, 5 नंबर ही गेन कर पाते हैं। मैं यहाँ पर मेन बात प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में ही कह रहा हूँ। तो वो इसको कर नहीं पाते, वो उनके मन में भय रहता है, तो उनको तो इसके बारे में डिस्कस करने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो तो 80 मार्क्स को ही सोच के जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मुझे 100 में से 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 20 में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेट 2025 हो या इससे पहले जितने भी पेट हुए हैं, वहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, वहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अब चूंकि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए इन 20 क्वेश्चन को ऐसे बच्चे अक्सर छोड़ने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि तुक्का मारने की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं बनती है। अगर ऐसा किया तो वो 20 मार्क्स माइनस भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, अब मुख्य रूप से बात ये उठती है कि जब हम इस तरीके से प्रश्न को देखे गए हैं, अब निगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो ये 1/4 है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 4 गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी अगर आप किसी ने 20 क्वेश्चन, मतलब अगर किसी ने रॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें और किसी ने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, अगर हम गलत क्वेश्चन की बात करें और किसी ने 20 गलत किए हैं, तो उसके कितने नंबर कट जाएंगे? 4 क्वेश्चन पे चूंकि 1 नंबर कटेगा, इसलिए 4 × 5 = 20, यानी उसके कितने नंबर कट जाएंगे? यानी उसके 5 नंबर कट जाएंगे, उसके 5 नंबर कट जाएंगे जितने वो पाएगा। इसलिए यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है इसकी मैथ अच्छी नहीं है, वो इसको नहीं कर पाएगा, पर एट अ सेम टाइम जिसकी मैथ अच्छी है वो इसे अटेम्प्ट जरूर करेगा, वो इन 20 क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेगा, और इन 20 में से अभी यहाँ पे जो कट रहे थे क्वेश्चन, वो निगेटिव मार्किंग की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इन 20 में से वो 15, 16, 17, 18 या हो सकता है 20 में 20 भी बहुत इजीली ले आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब देखिए, इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मैथ तो नहीं अच्छी पर साइंस बहुत अच्छी है, अगर उसकी साइंस बहुत अच्छी है तो उसका क्या बेनिफिट है? साइंस अच्छी होने का बेनिफिट ये है कि हमारे इसी चैप्टर में, हमारे इसी सिलेबस में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की दी हुई है, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की दी हुई है। तो वो सामान्य विज्ञान जो 5 नंबर की दी हुई है, वहाँ पर उसे बेनिफिट मिलेगा। जो साइंस 5 नंबर की दी हुई है वहाँ उसे बेनिफिट मिलेगा, प्लस कुछ बेनिफिट उसको जनरल अवेयरनेस में भी मिलेगा इन क्वेश्चंस का। यानी कि तो साइंस वाला जो कैंडिडेट है वो कुछ बेनिफिट साइंस में उठा लेगा और कुछ बेनिफिट जनरल अवेयरनेस में उठा लेगा। अब एट अ सेम टाइम सोशल स्टडी वाला बच्चा जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उसकी स्ट्रांग है, तो वो जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, पॉलिटी की अगर हम बात कर लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की ही बात कर रहे हैं, तो इन तीनों सेक्शन को मिला के भारतीय इतिहास का सेक्शन 5 मार्क्स का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 मार्क का है, भूगोल का 5 मार्क का है, और भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क की है, भारतीय संविधान 5 मार्क का है। तो यानी कि ये टोटल कितना हुआ? हमारा टोटल हो गया 25 मार्क्स। यानी कि अगर हम इन देखें तो इन टोटल को मिला के ही हमारा 25 मार्क्स हो रहा है, ये 25 मार्क्स हो रहा है। अब देखिए, मैं बताना सिर्फ आपको इतना चाहता था कि जब हम सिलेबस का थारोली अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि सिलेबस में हर कैंडिडेट का कोई ना कोई सेक्शन ऐसा है जो स्ट्रांग है। यहाँ जो भी बातें मैं कर रहा हूँ वह नए लोगों के लिए, जो पहली बार पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो लागू होती ही हैं, पर आप यदि अनुभवी हैं, आप बार बार इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप इसे देखें और समझें कि आखिर कहाँ पे चूक रह जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ निगेटिव मार्किंग की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि
कुछ भी कर देने से काम नहीं चलेगा। यानी कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाना है कि कुछ ऐसा हो कि हम, अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेट का जो स्कोरिंग है वो, अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट को मेहनत करनी चाहिए और कम से कम उसको 70 to 80% मार्क गेन करनी चाहिए। अब देखिए बताने को कोई कुछ भी बता देगा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, पर एक्चुअल बात यह है कि अगर जनरल कैंडिडेट इसके नीचे अचीव कर रहा है तो उसके पेट को क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है, मान लीजिए इसके नीचे उसने अचीव किया तो होगा क्या, होगा ये कि अगर 10 वैकेंसी आती है यूपी ट्रिपल एससी से तो आप उन 10 में से किसी एक आधे में क्वालिफाई कर पाओगे। फायदा क्या है, अब एक आधे में क्वालिफाई कर पाओगे तो उससे क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं है आपको। आप ये चाहते हैं कि अगर एक वर्ष में यूपी ट्रिपल एससी से 10 वैकेंसी आती है तो मैं 10 में पार्टिसिपेट कर सकूँ अकॉर्डिंग टू माई एलिजिबिलिटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे, मौके ज़्यादा मिलेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए है क्या, अगर आप इसे ध्यान में नहीं रखते हैं और इतने मार्क्स नहीं गेन करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ कमी है और तभी आपके मार्क्स नहीं आए हैं। अगर आपकी तैयारी में कमी है, मार्क्स नहीं आए हैं, तो इसके बाद अगर आपको मेन एग्जामिनेशन में मौका मिल भी गया तो आप कैसे क्वालिफाई कर लेंगे। मान लीजिए इसके बाद आपको मेन एग्जाम में मौका मिल जाता है, मान लीजिए ठीक है स्कोर आपने कम किया और मेन एग्जाम में मौका मिल गया, तो वहाँ भी तो आपको वैसे कैंडिडेट मिलेंगे जो हाईली मार्क क्वालिफाई करके आए हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई का लक्ष्य आपको यही रखना है कि हमें 70 to 80% मार्क्स गेन करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं जनरल का जो क्वालिफाइंग रहता है मेन एग्जामिनेशन के लिए वो ये रहता है, ओबीसी एससी एसटी का इससे थोड़ा सा कम रहता है, 2-2 4-4 नंबर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, कई बार तो ओबीसी जनरल के समान ही रहा है। लेकिन मेरी सलाह ये सभी को है कि वो चाहे ओबीसी वर्ग से हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, क्योंकि अब पढ़ने लिखने वालों के नाम के आगे वर्ग इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि वो किस वर्ग से आते हैं। अब सभी वर्ग के लोगों को पढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं और सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी वर्ग से हों, आपका टारगेट 70 to 80 मार्क्स होना चाहिए, किसमें, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तभी आप आने वाली मैक्सिमम भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी एक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको 70 to 80%, मैं यहाँ पे मार्क लिख देता हूँ, आपको 70 to 80% मार्क को गेन करना है। अब इतने मार्क्स आपको गेन करने ही करने हैं। अब जब आपको इतने मार्क्स गेन करने हैं तो आपकी स्ट्रेटजी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली इसे अचीव कर सकें। अब देखिए मैंने आपको बताया, अब हम यहाँ पर सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया पहली बात कि हर व्यक्ति जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी के पोर्शन को डिस्कशन करूँगा, स्ट्रेटजी के पोर्शन को डिस्कशन करूँगा और वो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जिसका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिस भी कैंडिडेट का, किसी का मैथ, किसी का साइंस, तो वह सिलेबस के अकॉर्डिंग उस सिलेबस को अलग कर ले। अब हमारे यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस जो पेट के लिए निर्धारित किया गया है, और उस सेक्शन को मजबूती से तैयार करें और उतना ही तैयार करें जितना सिलेबस में दिया गया है। ये बात सबसे पहली होगी। अब दूसरी बात, केवल सब्जेक्ट से क्वालिफाई करने से या केवल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैथ है और मैथ स्ट्रांग है तो आप केवल 20 नंबर अच्छा कर लेंगे, पर बाकी के पेपर का क्या। तो केवल सब्जेक्ट की तैयारी करने से भी क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा। अब देखिए पहली बात मैंने कही कि आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई बच्चा तैयारी करता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में हम सभी कुछ पढ़ते हैं, हमें सबको पता है, हम सभी लोग सब कुछ पढ़ते हैं। तो इस ड्यूरेशन में नॉर्मली हमने करंट अफेयर, जनरल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ा होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं और किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है।
जैसे कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट कुछ और होना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ना भी उसी तरीके से है। और हम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट उस तरीके से होना चाहिए। यदि हम ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट उसकी तरीके से होना चाहिए। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इस प्रकार से वेरियस एस्पेक्ट हैं। तो पहला फोकस तो आपको सब्जेक्ट पे करना है। दूसरी हम बात करेंगे, अब जैसे मान लीजिए अब मैं एक जनरल बात करूंगा सभी के लिए। पहली बात सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जिस भी कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना है। अब दूसरी बात जनरल टर्म में, यानी दूसरे पॉइंट से मैं जनरल एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा, और वो क्या है। मान लीजिए आप अगर ध्यान से उठा के देखें, सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो दिया गया भारतीय इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको स्पेसिफाई किया गया है, क्या स्पेसिफाई किया गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इतनी चीज़ें हमें इंडियन हिस्ट्री में कवर करी गई हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में तो सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है। बाकी देखिए आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्टिकुलर कोई चीज़ लिख के नहीं दी जा सकती कि बस यही पढ़ लो यही आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये हमारी स्कूल सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ स्पेसिफाई किया गया है। जैसे कि आपको मुख्य रूप से दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, इसमें आपको बहुत फंसना नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, मिडेवल कैसे कंप्लीट करें, मॉडर्न कैसे कंप्लीट करें, एंशिएंट कैसे, इसमें नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्या करना है, आप जब एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं तो आप वैदिक संस्कृति से शुरू करिए, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़िए, बस आपको यही रहना है, आपको इससे बियॉन्ड नहीं जाना है। देखिए आपको सिलेबस पे बात करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमारे इस 100 मार्क्स के पेपर में 10-5 क्वेश्चन इधर उधर से आ भी जाते हैं तो उन 10-5 क्वेश्चन के लिए हम अपना पूरा समय, अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी तैयारी को वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता पे फोकस करना है, वैदिक संस्कृत पे फोकस करना है, और इस प्रकार से जो जैसे जैन धर्म की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दिया गया है, और उसमें भी स्पेसिफाई किया गया है कि गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं पे फोकस करना है, यानी आपको सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही पढ़ना है। क्लियर है? अब देखिए मौर्य वंश की जब बात करी गई तो उसमें सम्राट अशोक पे फोकस करना है, स्पेसिफिक दिया गया आपको। गुप्त वंश की जब बात करी गई तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ तक ही आपको पढ़ना है। सल्तनत काल दिया हुआ है, यानी सल्तनत काल में आपको जो भी हमारे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके बारे में तो फिर पूरा हो जाता है, लेकिन आपको इनको प्रिलिमिनरी तौर पर पढ़ना है कि जैसे गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, अंतिम संस्थापक कौन था गुलाम वंश की, और क्या क्या खास बातें थी, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया गया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकाली आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको स्पेसिफाई करी गई हैं, किसमें, आपके सिलेबस में। भारतीय संविधान में भी स्पेसिफाई करी गई हैं। तो अब देखिए आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि आपको स्ट्रेटेजिकली नोट्स, पहला तो हो गया सब्जेक्ट पे फोकस करना है, दूसरा आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स इसलिए प्रिपेयर करने हैं, अभी आपके पास, मान के चलिए अभी आपके पास काफ़ी समय है। मैं अपनी स्ट्रेटजी को, हम हमारी स्ट्रेटजी को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि मई का महीना चल रहा है और मई, जून, जुलाई 5 महीने का समय आपको मिल रहा है। इन 5 महीनों में अगर आप 3-3 दिन के जो टुकड़े बांट रहे हैं, इसमें आप एक दिन में 5 टॉपिक या 5 सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से आप कवर कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही हर 3 दिन में रिवीजन करेंगे।
हर दूसरे दिन या हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट जो आप बाज़ार से परचेज़ करेंगे वो प्रैक्टिस सेट लगाना है, और उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपको उसी जगह नोट्स करना है जहाँ पर आपने नोट्स को बना रखा है। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी को इसी स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप 110%, देखिए उन 10 क्वेश्चन पे फोकस मत करिए जो 10-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वही अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो सिलेबस में ही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस मत करिए, आप ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करिए जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 10 हटा भी दें अगर, तो 90 नंबर तो हैं, आप 90 नंबर जो सिलेबस में दिए गए हैं आप उन पे फोकस करिए। वो जो आपको पढ़ने, जो आप नहीं पढ़ सकते वो तो आप नहीं पढ़ सकते, पर जो आप पढ़ सकते हैं आप उस पर फोकस करिए। तो इस प्रकार से अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी टाइम है, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, आपके सारे टॉपिक, सारे सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएंगे, और निश्चित ही आप एक बहुत अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी? अपने विचार ज़रूर हमसे कमेंट में साझा करिए। अगर आपके पास कोई इससे बेहतर स्ट्रेटेजी है तो वो भी बताएं। बहुत जल्द मैं टॉपिक वाइज भी इसकी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अगर आपको सपोर्ट इसी तरीके से करते रहे तो ये जितने भी 15 टॉपिक हैं इन्हें मैं निश्चित ही कवर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।